नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 12th के बाद कोर्स करें कुछ खास, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज का विषय है 12th के बाद कोर्स करें कुछ खास लेकिन विदेश में। जी हाँ, आप लोगों की यानी दर्शकों की अच्छी खासी बेहद मांग पर हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार मिला आपकी तरफ से, बहुत सराहना मिली। जो हमारी सीरीज़ थी 12th के बाद कोर्स करें कुछ खास, जिसमें बात हुई साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट स्ट्रीम की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा, ख़ास तौर पे जिन्होंने सोशल मीडिया पे हमें देखा कि भाई आप एक शो कीजिए जिसमें आप फ़ॉरेन में भी पढ़ाई के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे 12th के बाद अब्रॉड चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो क्या उसमें बेहतरीन कॉलेजेस हो सकते हैं, कौन सा देश अच्छा होगा, किस देश में किस तरह की सुविधाएं, स्कॉलरशिप से कितना खर्चा, तो हमने कहा ज़रूर इस पर भी एक शो कर देते। तो उसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th के बाद विदेश में पढ़ाई। राइट, तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई किस किस देश में किस किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, कहाँ कौन सा कोर्स फेमस है, कितना खर्चा औसत आता है, कर लिया तो उसके बाद फिर कमाई के कितने चांसेस हैं, और बाकी स्कॉलरशिप्स कैसी और कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो ये ढेर सारी बातें हम करेंगे। इसके लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। करियर विड्थ की डायरेक्टर मानवी बंसल और ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रीतिका शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मानवी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। पहला तो सवाल एक थोड़ा सा मौलिक सवाल, एक थोड़ा मूलभूत सवाल कि बहुत सारे लोग आजकल ये ऑप्शन चूज़ करते हैं कि 12th के बाद अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। ये डिसीजन किस हिसाब से लिया जाए? क्या ये सबके लिए आम डिसीजन हो, ऐसा नहीं हो सकता? किन्हें ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? जी नमस्ते, शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सवाल है। आजकल सब पूछना चाहते हैं कि क्या हमें 12वीं के बाद बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहिए या बाहर भेजना चाहिए। इस डिसीजन को लेने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट वो समझने चाहिए कि क्या क्या चीज़ों के बेस पे हमें ये डिसीजन लेना चाहिए और किसके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्यों हमें बाहर पढ़ना है ये समझना चाहिए कि किस देश की क्या चीज़ अच्छी है और किस देश में क्या चीज़ शॉर्टेज में है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि रोजगार का अवसर बढ़ाना। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना रोजगार का अवसर बढ़ाना चाहते हैं और एक नया को सीखना चाहते हैं और एक नए देश को एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, इंडिया में इंजीनियरिंग में इतना कॉम्पिटिशन है। अगर सब बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, हर बच्चा टॉप का स्कूल चाहता है, पर सीटें हमारे पास क्वालिटी की बहुत बहुत कम है। जब हम इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, सब जगह बहुत ही अच्छी एजुकेशन पाई जाती है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है नेचर में, जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो अगर बच्चा रिसर्च में कुछ जाना चाहता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहता है इंजीनियरिंग में, और उसको लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया में इतने कंपटीशन की वजह से उसको बहुत अच्छी सीट नहीं मिलेगी, तो अगर बच्चे के 80% से 90% तक आ रहे हैं तो उसको बहुत ही टॉप का कॉलेज इन सारे देशों में मिल सकता है। और रही बात कि कितना उस पर खर्चा आएगा, वो हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे, पर कम से कम आप लगा लो कि 10 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक की फीस जाती है साल की। तो हम इन्हीं सब चीजों में इंजीनियरिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा भी जब अगर हम बाकी फील्ड्स की बात करें, आर्ट एंड डिजाइन में बहुत स्कोप है, डेटा एनालिस्ट में बहुत स्कोप है। अगर हम फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी की बात करें, इन सब फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम बाहर की बात करेंगे, जहां जहां आपका मोर प्रैक्टिकल लर्निंग आएगा, रिसर्च आएगी, वो सारी फील्ड्स ही विदेश में पढ़ने में बहुत सही रहती हैं। ठीक है, तो ये आपने एक मोटा हमें एक आइडिया दिया कि फॉरेन में अगर पढ़ाई करनी है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण है और किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रीतिका, अब फॉर एग्जांपल जैसे मानवी कह रही थी कि हर किसी को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता, हर किसी को एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली जब हम बाहर की तरफ भी देखेंगे तो वहाँ के भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की तरफ ही देखेंगे। क्या वहाँ पे एडमिशन मिलना इतना आसान होता है और क्राइटेरिया क्या होता है? हमारे यहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिन्हें क्लियर करना होता है। आपको विदेश में पढ़ाई करनी है तो इज इट एज सिंपल कि बस आपके एक अच्छे परसेंटेज है मार्कशीट पे एंड आपका हो जाएगा, या फिर कोई एग्जाम भी आपको बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए क्लियर करना होगा?
विपिन जी शुक्रिया। सबसे पहले बच्चे को कंट्री और कोर्स दो चीजों पे बहुत फोकस करके एक प्लानिंग से एक लिस्ट रेडी करनी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री में कुछ स्टैंडर्डाइज प्री रेक्विजिट्स होते हैं और एक स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अपना कोर्स और अपना कंट्री चूज करना चाहिए। रफली रफली अगर हम बात करें, जैसे यहाँ बच्चे को किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जेई का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो अगर वही बच्चा आउट ऑफ इंडिया एक इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाहता है, तो उसकी फर्स्ट लिस्ट बनेगी लेवल 1 लिस्ट, जिसमें वो उसके एक रिक्वायरमेंट होगी उसके एकेडमिक्स, उसका ग्रेड 12 का स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर। और उसके बाद क्या उस कंट्री में कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स बेस जो उसने, जैसे कई बच्चे मैथ्स में अपना एडवांस प्रोग्राम मैथ नहीं लेते या स्टैंडर्डाइज मैथ्स नहीं लेते, तो ऐसे बच्चे को क्या वहां पे कोई मैथ की एडिशनल कोई कोर्स लेना पड़ेगा? और उसके बाद क्या उस कंट्री, उस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट है? जैसे ऑलमोस्ट जो मेन कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में, अगर हम जर्मनी की बात करें, उन्होंने भी जैसे इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मैंडेट कर दी है। तो वो बच्चे को फिर देखना चाहिए कि मुझे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये दो तीन है, लेकिन वहां पे एकेडमिक बेस्ड जैसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते इंडिया की तरह। सिवाय अगर बच्चे को लॉ में जाने यूके, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में उसको एल नेट का एग्जाम देना पड़ता है, या मेडिकल स्कूल में जाना है डायरेक्टली एमबीबीएस करने के लिए, तो उसको यू कैट का एग्जाम देना पड़ता है। बाकी सब कोर्सेज में उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसका ग्रेड 12 का स्कोर, उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है उसकी प्रोफाइल के बेस पे। एक होलिस्टिक प्रोफाइल चाहिए होती है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ इंडिया एडमिशन लेने के लिए। बच्चे ने पढ़ाई के साथ और क्या क्या किया, बच्चे का क्या स्किल सेट है, क्या बच्चा कम्युनिटी की तरफ डाइवर्टेड है, क्या उसको अपनी सोसाइटी से कोई कंसर्न है, ये सारा ट्रैक बच्चे का 9th ऑनवर्ड्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं और गाइड करना स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, बढ़िया। आप दोनों ने अब तक बढ़िया बताया कि कैसे आप इस डिसीजन पे पहुंचेंगे और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि अगर विदेश में पढ़ाई करनी है और वहाँ पे ऐसे कोई मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, आपकी ग्रेड 12 की मार्कशीट और अगर कहीं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हैं तो वो। मानवी, अब इससे आगे की बात आती है कि जब आप विदेशों में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी कई तरह के इंस्टीट्यूट है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिन्हें हम बेहतर मानते हैं पढ़ाई के लिहाज से, फीस के लिहाज से। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें से कुछ एक बहुत अच्छे हैं पर ऑफ कोर्स वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, और उसके बाद ऐसा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बस बन गए हैं, आपको एडमिशन चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन उनकी क्वालिटी उस तरीके की नहीं होती। तो क्या फॉरेन में भी इसी तरह के 2-3 ग्रेडिंग हम कर सकते हैं, और उसमें से फिर आप कैसे चुनाव करेंगे? जी बिल्कुल, हर कंट्री में एक ग्रेडिंग सिस्टम है और हर कंट्री के अलावा भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है कि वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। सेकेंडली, आपकी क्यूएस रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स हमें कुछ अंदाजा दे देती हैं कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज जब हम बात करें, जब रैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो वो सिर्फ एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। उधर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, वहाँ पे रिसर्च कैसी है, वहाँ पर कितना क्लास साइज है, इन सब पैरामीटर्स पे वो आपके साथ रैंकिंग शेयर करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कौन सी सिटी में पढ़ना चाहते हो, उस सिटी के अराउंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स भी डिपेंड करते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। और उसके अलावा अगर कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटी आप नाम सुनते हो, उसको गूगल, आजकल तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके आप एल्यूमिनाई देखो, लिंक्डइन पे जाके देखो कि वो बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जांच करो। और जैसे उन्होंने बोला कि एक लिस्ट बनाते हैं हम, तो लिस्ट में हम कुछ पैरामीटर्स रखते हैं। सबसे पहले है वो कोर्स बेस्ट कौन सी कंट्री में पाया जाता है, वो कोर्स का कंटेंट क्या है, उसको कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है, फिर आपका बजट क्या है, बजट के हिसाब से क्या वो यूनिवर्सिटी सही है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी फुल स्कॉलरशिप देती हैं, कहीं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाके, स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाके आपका फीस स्ट्रक्चर हाफ हो जाता है। जैसे अगर आप सिंगापुर की बात करें, एनयूएस एंड एनटीयू, अगर दो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इनका गवर्नमेंट बॉन्ड साइन कर रहे हैं तो आपकी फीस कम से कम 40% रह जाती है। इसका मतलब है कि हम अपॉर्चुनिटीज 3-4 चीजों से सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि कोर्स कौन सा अच्छा है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, उसके बाद उसकी रैंकिंग्स क्या है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, एंड उसकी रेपुटेशन ओवरऑल क्या आ रही है। फिर लिंक्डइन पे जाके उसके
जो प्रीवियस एलुमनाई हैं वो कहाँ प्लेस्ड हैं, ये सारी जांच हमें करनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हाँ उसका बजट हमारे लिए कैसा आ रहा है, उस कंट्री की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आयरलैंड में गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक 100% स्कॉलरशिप देती है एंड आयरलैंड इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, IT सेक्टर, एग्री बिजनेस। तो अगर हमें देखा जाए, अगर हम इस एरिया में पढ़ाई करना चाह रहे हो तो देन इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एंड वहाँ की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ढूंढो जो एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप दें, आपकी एजुकेशन को फंड करें और वहाँ पर जाके बेस्ट एजुकेशन लीजिए। राइट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फैकल्टी वाइज या स्ट्रीम वाइज हम बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रीतिका, अब बहुत सारे लोग चूँकि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के साथ अपना 12th कंप्लीट करते हैं, सो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, IT की तरफ जाना चाहते हैं। इन बच्चों के लिए कौन से वो देश हैं जो अच्छे हैं और वहाँ के अच्छे कॉलेजेस क्या है? जो बच्चे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम करना चाहते हैं, सिंगापुर बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। यूके में भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, या उसमें एक मतलब 3+1 की भी ऑप्शन होती है कुछ यूनिवर्सिटीज में। बच्चे 3 इयर्स अपनी स्टडी कंप्लीट करके 1 साल के लिए वो कहीं आउट ऑफ यूके जाके भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या एक सेमेस्टर चेंज ले सकते हैं। और उसके बाद यूरोप में बहुत सारी ऑप्शंस हैं साइंस, IT एंड एनालिटिक्स टाइप के प्रोग्राम्स में। जैसे जर्मनी की बात करें, जर्मनी में बहुत पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ट्यूशन वेव ऑफ की हुई है, क्योंकि वहां पे जो कोर्सेज है वो उनकी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। तो वहां पे अगर बच्चे को 100% ट्यूशन वेव ऑफ लेना है तो पहले उनको एटलीस्ट A1 A2 B1 B2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज क्वालिफाई करनी चाहिए। और लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बच्चों की प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कोर्स टू कोर्स आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं या कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे बिजनेस एंड IT का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे मैनेजमेंट के लिए यूरोप, नोन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए यूरोप के जैसे जर्मन हो गया, इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे जो डेस्टिनेशंस हैं, कंट्रीज हैं, यहाँ पे न्यू एज की जो कोर्सेज हैं पूरे वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड एंड इन डिमांड प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे बच्चा ये ऐसे प्रोग्राम्स चूज करे जिसके लिए वो इमीडिएटली अपना कोर्स खत्म करने के बाद एक इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट बन जाए। क्योंकि जर्मन में फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी का वो एक हब है। तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट स्केल जो रफली एनुअल टेंटेटिव बच्चे को पैकेज मिलता है, 40,000 यूरो का स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। सो जो अगर हम उसको इंडिया के साथ कंपेयर करें वो बहुत ही ह्यूज है। तो इसलिए बच्चे को अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपना डेस्टिनेशन, अपना कोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात बजट के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे को किसी ऐसे डेस्टिनेशन में जाना है जहां गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, जहां फ्री एजुकेशन है या 70 to 80% गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उसको एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड प्लानिंग अपने 1 साल पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए, द मोमेंट द स्टूडेंट गेट्स इनटू ग्रेड 12th। अब जैसे नॉर्वे में भी फ्री एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको पब्लिक यूनिवर्सिटी से मिलेगा या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा। सो ये सारा जो एनालिसिस है बच्चे का, इमीडिएटली जब बच्चा 11th कंप्लीट करता है तब तक हो जाना चाहिए, ताकि उस टाइम एनालिसिस पे बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, एक प्रॉपर फाइनल लिस्ट। ठीक है, आगे चलते हुए मैं आपसे ये भी समझूंगा आप दोनों से ही कि आप इसकी प्लानिंग की शुरुआत कैसे करें अगर आप सोच रहे हैं आपने बाहर जाके पढ़ाई करनी है। मीनवाइल मानवी, टेक्निकल साइड या इंजीनियरिंग साइड पे हमने बात की, बहुत सारे लोग मेडिकल या मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड ब्रांचेस हैं, फार्मेसी एक्सेट्रा, इनके लिए कौन से देश अच्छे हैं? क्या है, अगर हम मेडिकल, जहाँ भी मेडिकल की बात आती है तो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है मेडिकल। तो जैसे इंडिया में नीट एग्जाम होता है, ऐसे यूके में आपका यूकैट होता है, जिसके आपको देना जरूरी है अगर आपको किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में घुसना है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलिया यूकैट बोलते हैं, एंड यूएस में जो एजुकेशन है वो 4+4 मानी जाती है। दैट मीन्स पहले आप 4 साल अंडर ग्रेजुएट पढ़ोगे जिसमें आप बायोलॉजी, प्री मेडिसिन पढ़ते हैं, एंड फिर आप एक मेडिकल स्कूल में जाते हैं जहां पर हम सारे मेडिकल रिलेटेड करियर्स लेते हैं। उसके बाद अगर आप कनाडा में बात करेंगे तो वही 4+4 का सिस्टम है मेडिकल में।
बट अब क्या हो गया है, मेडिकल में भी बहुत ऑल्टरनेट करियर्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आपका हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के लिए आपको कोई एंट्रेंस नहीं चाहिए। ये आप डायरेक्टली बीएससी प्रोग्राम में जा सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी जा सकते हैं, बीएससी बायोमेडिसिन जा सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में अवेलेबल हैं। अगर हम यूएस की बात करेंगे, यूएस में रिसर्च ये काफी एडवांस्ड है, तो यूएस में भी बहुत बच्चे ऑल्टरनेटिव करियर्स इन मेडिसिन जाते हैं एंड इवन फार्मेसी जाते हैं। यूके में भी जाते हैं। यूके में इंडिया के जैसा सिस्टम है, आपका 5 या 6 इयर्स का प्रोग्राम होता है मेडिकल का, उसके बाद आप आपका इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी आपका 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप 5 ईयर के कोर्स के लिए जा सकते हैं या आप 3+3 प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जैसे हमने एक रिसेंटली मेडिकल प्री इंटर्नशिप भी करी थी, जिसमें हम बच्चे को सारा बताते हैं कि क्या एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज है आपके पास मेडिकल फील्ड में, और आप क्या क्या कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम जॉब पे बात करें, सारी कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप मेडिकल प्रोफेशंस देखोगे, नर्सिंग देखोगे, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स देखोगे, इन सब में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं ये सारे करियर्स। मतलब इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अब सिर्फ ये मत सोचिए कि इंडिया का अगर आप नीट नहीं क्लियर कर पाए तो आपकी सारी मेडिकल ऑप्शंस बंद हो गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं जो लो कॉस्ट में आपको एमबीबीएस कराती हैं, जैसे आपका माल्टा, चाइना, रशिया, फिलीपींस। तो बहुत बच्चा है इंडिया से जो यहाँ पर भी एमबीबीएस पढ़ने जा रहा है। जी, चलिए, बढ़िया है। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ढेर सारे देश हैं जहां पर अलग अलग चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़े से 2 बड़े सवाल ये कि जैसे बातचीत में भी जिक्र निकला कि कब से आप इसकी प्लानिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आई थिंक विदेश में पढ़ने के लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जाएंगे कहाँ। बहुत बड़ा ये वास्ट है पूरा मामला, तो अच्छी प्लानिंग से आप अच्छी जगह पहुंचेंगे। एंड सेकेंडली, नो डाउट ये कोई सस्ता काम नहीं होगा, तो इसके खर्चे में औसत क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं, क्या कोई लोन वगैरह की सुविधा होती है। 2 अहम सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं 12th के बाद विदेश में पढ़ाई की। अगर आप अपना करियर इंटरनेशनल स्टडीज़ में या बाहर जाके बनाना चाहते हैं तो आपके लिए किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग देशों की बातें की, कुछ फील्ड्स पर्टिकुलर की बात की, लेकिन अब थोड़े से 2 बड़े सवाल जिन्हें मैं लेना चाहूँगा। तो प्रीतिका, आपने क्योंकि जिक्र किया था इस बात का, बताइए कि अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है विदेश में, आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसकी प्लानिंग, कहाँ किस तरह के सर्चेस करेंगे, किस हिसाब से उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी, किसी भी स्टूडेंट को जिसको इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है, सबसे पहले एज अ पेरेंट मुझे 2 चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे का स्किल सेट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। एज अ पेरेंट हमारी बहुत सी एस्पिरेशंस होती है कि मैं यूएस भेज दूं, मेरा बच्चा एमएलई क्लियर करके डॉक्टर बन के ही आए, या मैं जर्मन भेज दूं, वहां से वो आईटी में टॉप करके ही आए। सबसे पहले हमें एक रियलिटी चेक को बहुत ही तरीके से समझना है कि मेरे बच्चे को कौन सा कोर्स वो मेरा बच्चा केपेबल है करने के लिए, उसमें इनबिल्ट स्किल सेट कैसा है, और मैं उसके कैसे उसके स्किल सेट को इनहेंस कर सकती हूँ। ये सारा जो एक एनालिसिस है ग्रेड 8 में, टूवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रेड 8 हमें कर लेना चाहिए, ताकि जैसे बच्चा 9th में हो, बच्चे का भी माइंड सेट होता है कि मुझे अब 3 to 4 इयर्स एक ऐसी प्लानिंग में देना है जहां मेरा रिक्वायरमेंट्स और जहां मुझे बहुत सारी प्री रिक्वायरमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे बच्चा 9th में होता है, उससे तब तक हम बच्चे का एक रोड मैप बना लेते हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया, यहाँ तो बच्चा नीट के बेसिस पे या जेई के बेसिस पे, क्लैट के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होती है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया बच्चा एज अ होल एनालाइज होता है, तो जिसमें बच्चे का एकेडमिक्स और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। तो हम बच्चे को प्रोग्रेसिवली एंड ग्रेजुअली एक रोड मैप बना के देते हैं 9 से लेके 12th तक का, जिसमें उसके एकेडमिक्स और जब हम उसके स्किल सेट को एनालाइज करते हैं, हम बच्चे को उस तरीके से गाइड करते हैं कि आप में लीडरशिप स्किल्स है, तो आप इन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जो बाद में हम आपके कॉलेज एसेज, आपके एसओपी में बच्चा उसको मेंशन कर सकता है।
और उसके अलावा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, क्या बच्चा कोलैबोरेटिव है, क्या बच्चा टीम मैनेजमेंट में अच्छा है। सो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली हम बच्चे को गाइड करते हैं कि वो ABCD एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। अगर कहीं पे बच्चे का कोई स्किल मॉडरेट आता है तो हम बच्चे को गाइड करते हैं कि वो उस स्किल को कैसे अपने स्किल को इनहेंस करता है। तो वो 9 से ही आप ये लगा लो कि एक तरीके से एक एक्सेल शीट बननी स्टार्ट होती है, जिसको टाइम टू टाइम जैसे जैसे बच्चा उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता जाता है तो वो अपडेट होती रहती है। तो सबसे ज्यादा उसका एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसपे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कल को साइंसेज में जाना है या उसको न्यू एज प्रोग्राम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मरीन बायोलॉजी करनी है उसको या इम्यूनोलॉजी में जाना है, तो ऐसे बच्चे को 100% रिसर्च स्किल में अच्छा होना चाहिए, उसके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम बच्चों को इंटर्नशिप्स के थ्रू रिसर्च पेपर को कैसे लिखना है, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उस पे गाइड करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं प्रीतिका की 9th मतलब ये जो 4 साल हैं स्कूलिंग के, 9, 10th, 11th, 12th, वहीं से आप अगर आपको विदेश पढ़ने भेजना है अपने बच्चे को, या किसी बच्चे को ये है एस्पिरेशन है कि उसे फॉरेन में जाके अपनी एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन, तो ये 4 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर बच्चे का ओरिएंटेशन कैसा है और बाकी चीज़ें प्लानिंग के लिहाज से आपको करना शुरू कर देनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन आप 12th में जाके सोचेंगे कि अगले साल बच्चे को हम फॉरेन पढ़ने भेज दें, तो शायद वो निर्णय एकदम से सही नहीं हो पाएगा। राइट। मानवी, अब एक इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि फॉरेन भेजना है तो ये कोई सस्ता काम नहीं है, इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। मोटे तौर पे किन चीज़ों में खर्चा होता है? जैसे एक ट्यूशन फीस हो गई, वहाँ पे फिर रहन सहन भी है, बच्चा अगर 2-3 साल की डिग्री करेगा 2-4 बार अपने देश भी आएगा, वहाँ पर कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, बीमार पड़ सकता है। ओवरऑल आप खर्चों का एनालिसिस कैसे करेंगे और क्या इसके लिए कुछ फाइनेंस की सुविधाएं भी मिलती हैं? प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल भी है कि हम अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करें, कितना एस्टिमेट रखें और कौन से देश के लिए कितना खर्चा आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं जो सबसे मोटी फीस की बात करूं वो है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हर देश की अलग है। अगर कनाडा की बात करें वहां पर 8 लाख से लेके 15 लाख में आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाता है। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का इतना खर्चा आता है। अगर हम यूएस की बात करें वहां पर कम से कम आपका शुरू होती है ट्यूशन फी $25,000 से एंड जाती है $70,000 ऑल्सो अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, तो इतना खर्चा आपको लेके चलना है पर ईयर। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जैसे उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज बोला, वो फ्री एजुकेशन है, पर जहां रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करना है। या फिर अगर मैं यूरोप में कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं जहां फीस स्ट्रक्चर शुरू होता है 7-8 लाख से लेके फिर से जाता है 15-20 लाख तक। यूके जो कि एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहां पर आपका ट्यूशन फीस शुरू होती है 12 लाख से एंड जाती है 25 लाख तक पर ईयर। तो ये हो गया हमारा ट्यूशन फीस। उसके बाद हमारा आता है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस हर कंट्री का अगेन एस्टिमेट हम लेके चलते हैं तो आपका 10 लाख से लेके 15 लाख तक आता है। कई कंट्रीज हैं जिसमें 15 लाख से ऊपर भी जाता है, पर मैक्सिमम कंट्रीज में हमारा, और कई कंट्रीज हैं जैसे कनाडा में कई जगह हैं जिसमें हमारा 6 से 7 लाख भी लिविंग का एक्सपेंस आ सकता है। उसके बाद है हमारा खाना पीना। अब इन चीज में हम लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा आएगा $100 to $200 और पाउंड्स पर मंथ, इतना आता है। पर क्या है, ये सारी कंट्रीज में आप आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। 20 घंटे आप काम कर सकते हैं एवरी वीक, जिसमें आप कम से कम आपका जो पे होता है वो होता है $13 से लेके या 13 पाउंड से लेके इवन $20 पर आवर। सो दैट मीन्स अपना लिविंग एक्सपेंस और अपना अकोमोडेशन कॉस्ट आप यूजुअली पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस से निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो खर्चा रहता है वो रहता है वीजा कॉस्ट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट, आने जाने की कॉस्ट। तो जैसे अगर हम कनाडा की बात करें, जो हमारी GIC की कॉस्ट है, GIC होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका मैंडेटरी है आपको दिखाने के लिए, लिविंग एक्सपेंस दिखाने के लिए कनाडा में वीजा के लिए। तो वो हमारा है कम से कम 23,000 कैनेडियन डॉलर, वो आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 13 लाख रुपए। तो वो एक्सपेंस हमें इनिशियली दिखाना जरूरी है, वो अमाउंट होना जरूरी है हमारे पास, तभी हमें एक स्टडी वीजा मिल सकता है। सिमिलरली आपका ब्लॉक अकाउंट होता है, हम अगर जर्मनी की बात करें या बाकी कंट्रीज में, अगर हम यूके में देखा जाए तो 1 ईयर कॉस्ट गवर्नमेंट कहती है हमें दिखानी मैंडेटरी है। वो कम से कम हमारी आती है 10 लाख से 13 लाख तक, डिपेंडिंग कि आप लंदन में पढ़ रहे हो या लंदन के बाहर पढ़ रहे हो। तो ये हो गई हमारी लिविंग कॉस्ट।
इसके अलावा जो खर्चे रहते हैं वो आपका मेडिसिन के खर्चे, बुक सप्लाईज के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, तो ये सारी कॉस्ट हमें लेकर चलनी चाहिए। इनफैक्ट हमने एक फाइनेंशियल टूल बनाया है, फ्री है, एंड आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाओगे तो आप देख पाओगे कि किसका कितना खर्चा है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है फाइनेंसेस। हम कितना फाइनेंस रखना चाहते हैं, उसका ब्रेकअप कैसा रखना चाहते हैं, और हम स्कॉलरशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ही ब्राइट हो और एक्चुअली वो 100% स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो, तो क्या आप वो स्कूल्स उसको प्रोवाइड कर पाएंगे कि वो जो 100% स्कॉलरशिप देती हैं। कंट्रीज ऐसी ढूंढना, 100% नहीं भी हो तो 20% स्कॉलरशिप, 30%, 50%। जैसे एक न्यूजीलैंड एक्सीलेंस एकेडमिक स्कॉलरशिप आजकल चल रही है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, अप टू $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। सिमिलरली मैंने आपको पहले आयरलैंड की स्कॉलरशिप बताई जो 100% स्कॉलरशिप है। यूएस में बहुत यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, $10,000 से लेके $20,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, उससे भी ज्यादा मिल जाती है। अगर हम यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात करें, कई बच्चों को प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप तक भी मिलती है, $1 लाख कैनेडियन डॉलर्स की। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। राइट है, जैसे उन्होंने बताया पहले भी कि टाइमली शुरू करना सारा प्रोसेस, ये सारे फाइनेंशियल्स को देखना, समझना और देखना कि अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हम कैसे ढूंढ सकते हैं। जी, तो देखिए काफ़ी सारा डिटेल में आप लोगों ने बता दिया है कि कैसे स्टार्ट करें, फाइनेंसेस को कैसे देखें, स्कॉलरशिप्स को कैसे अचीव करें, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चे में किस तरह के एप्टीट्यूड को आपको वहाँ देखना है, कहाँ 100% तक आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, और क्या लैंग्वेज टेस्ट कहीं कहीं लगते हैं तो उनको देने के लिए क्या, जैसे जर्मनी का आपने उदाहरण दिया कि 100% तक फ्री एजुकेशन, लेकिन वहाँ पर जर्मन आपको आनी चाहिए। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड वैरायटी, और अब तो ग्लोबल हम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ना है या बाहर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पूरी दुनिया है आपके लिए खुली हुई। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे, अगर आप इसको वेल प्लान तरीके से करेंगे, तो आपका बच्चा एक बेहतर एजुकेशन पा सकेगा, और आप अपने फाइनेंसेस, क्योंकि एक महंगा काम है इसलिए बार बार हम इस पर जोर दे रहे हैं, उन्हें भी बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आई थिंक आपका गाइडेंस, आपकी ये जो पूरी आपने डिटेलिंग की है, वो काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मदद करेगी अगर उनका लक्ष्य है कि वो 12th के बाद बाहर जाके पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।